नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। युवाओं से खेल को करियर के रूप में अपनाने का आह्वान किया। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए आज से कोविड टीकाकरण शुरू। पश्चिम बंगाल सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नए प्रतिबंध लागू किए, सभी शैक्षणिक संस्थान बंद। उच्चतम न्यायालय में आज से 2 सप्ताह के लिए केवल वर्चुअल माध्यम से सुनवाई होगी। केंद्र ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय की अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए सालाना यथावत रखने का निर्णय किया। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी में हुई भगदड़ के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भीड़ पर नियंत्रण के लिए RFID प्रणाली लागू करने के आदेश दिए। नागर विमानन मंत्रालय ने जन प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय हवाई खेल नीति का मसौदा जारी किया। और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज से जोहानिसबर्ग में। समाचार प्रभात में अलका सिंह के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज का अमृत महोत्सव क्विज का 41वां प्रश्न है, आज का प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट के दूसरे नंबर की कमान संभालने वाली स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या है, जिन्होंने मलेशिया के स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट के दूसरे नंबर की कमान संभालने वाली स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या है, जिन्होंने मलेशिया के स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। ईमेल एक बार फिर सुन लें, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवा न्यू इंडिया के आधार और भविष्य दोनों हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कल मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवा नए भारत के निर्माता हैं, इसका नेतृत्व भी उन्हीं के हाथों में है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से खेल को करियर के रूप में अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवा जिस दिशा में जाएंगे, भारत भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा और दुनिया भारत का अनुसरण करेगी।
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उनकी सरकार ने खिलाड़ियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके लिए संसाधन, प्रशिक्षण के लिए आधुनिक सुविधाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने और चयन में पारदर्शिता जैसी व्यवस्थाएं की हैं। हमारी सरकार ने अपने खिलाड़ियों को 4 शस्त्र दिए हैं। खिलाड़ियों को चाहिए संसाधन, खिलाड़ियों को चाहिए ट्रेनिंग की आधुनिक सुविधा, खिलाड़ियों को चाहिए अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर, खिलाड़ियों को चाहिए चयन में पारदर्शिता। हमारी सरकार ने बीते वर्षों में भारत के खिलाड़ियों को ये 4 शस्त्र जरूर मिले, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने खेलों को रोजगार से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि टारगेट ओलंपिक, पोडियम टॉप्स जैसी योजनाएं शीर्ष स्तर के खिलाड़ियों को उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए सभी सहायता प्रदान कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया अभियान बहुत पहले से ही प्रतिभाओं की पहचान करने में लगा है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करने में हर संभव सहयोग दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मणिपुर और त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे। श्री मोदी इम्फाल में 4,800 करोड़ रुपए की 22 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मणिपुर में प्रधानमंत्री करीब 1,850 करोड़ रुपए लागत की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे तथा लगभग 2,950 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पहले जो सरकार में थे वो यहाँ जमीनों पर अवैध कब्जे करवाते थे। आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। हमारे नए उत्तर प्रदेश में माफियाओं, दंगाइयों और भ्रष्टों पर हो रहा प्रहार है, इसीलिए फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए आज से कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। इस समूह के लिए केवल कोवैक्सीन का टीका दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2007 या इससे पहले जन्मे बच्चे टीका लगवाने के पात्र होंगे। इस वर्ग के लिए कोविड टीके का पंजीकरण 1 जनवरी से कोविन पोर्टल पर उपलब्ध है। टीके के लिए बुकिंग ऑनलाइन या कोविड टीकाकरण केंद्र पर जाकर कराई जा सकती है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीका उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए कोविड टीकाकरण 3 जनवरी से आरंभ होगा। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन एनके अरोड़ा ने बच्चों की वैक्सीन को लेकर आकाशवाणी के साथ अपने विचार साझा किए।
कल रात तक लगभग 8 लाख बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। बच्चे अपने साथ या तो स्कूल का आईडी लेके जाएं या अपना आधार कार्ड। यहाँ पर 1-2 सावधानियां मैं बताना चाहूंगा। नंबर 1 कि अपना नाश्ता करके या खाना खा के जाए, कोई खाली पेट जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, टीका लगवाने के बाद आधा घंटा टीकाकरण केंद्र पे रुकने की जरूरत होती है कि कहीं कोई रिएक्शन होता है। और तीसरा, टीका लगवाने के बाद कोरोना उपयुक्त व्यवहार को ना भूल जाए, वो बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के कारण आज से कड़े प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। राज्य में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करने के बाद मुख्य सचिव एचके द्विवेदी ने बताया कि आज से सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। प्राइवेट और सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। ओडिशा में बच्चों के स्वास्थ्य के हित में राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक के करीब 23,000 स्कूलों को खोलने का निर्णय स्थगित कर दिया है। ये विद्यालय आज से खुलने वाले थे। बिहार में कोविड से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। राज्य में कल 352 लोग इस वायरस से संक्रमित हुए। उपचाराधीन रोगियों की संख्या बढ़कर 1074 हो गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू किया है। उन्होंने गांधीनगर में जीडीएम कोबावाला हाई स्कूल से इसकी शुरूआत की। गांधीनगर जिले के 93 स्कूलों में स्वास्थ्यकर्मियों की 50 टीम करीब 20,000 बच्चों को टीके लगाएंगी। उच्चतम न्यायालय कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव के कारण आज से 2 सप्ताह के लिए केवल वर्चुअल तरीके से सुनवाई करेगा। शीतकालीन अवकाश के बाद उच्चतम न्यायालय आज से खुल रहा है। उच्चतम न्यायालय मार्च 2020 से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मामलों की सुनवाई कर रहा था। पिछले वर्ष अक्टूबर में उच्चतम न्यायालय में फिर से नियमित सुनवाई शुरू हो गई थी। केंद्र ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय की अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए सालाना यथावत रखने का निर्णय लिया है। सरकार ने कहा है कि नीट पीजी काउंसलिंग के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए यही मानदंड जारी रहेगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के डॉक्टर अनुपम प्रकाश कोरोना से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। युवाओं से खेल को करियर के रूप में अपनाने का किया आह्वान। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए आज से कोविड टीकाकरण शुरू। पश्चिम बंगाल सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नए प्रतिबंध लागू किए। सभी शैक्षणिक संस्थान बंद। उच्चतम न्यायालय में आज से 2 सप्ताह के लिए केवल वर्चुअल माध्यम से सुनवाई होगी। केंद्र ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय की अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए सालाना यथावत रखने का निर्णय लिया। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी में हुई भगदड़ के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भीड़ पर नियंत्रण के लिए RFID प्रणाली लागू करने का आदेश दिया। नागर विमानन मंत्रालय ने जनप्रतिनिधि के लिए राष्ट्रीय हवाई खेल नीति का मसौदा जारी किया और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज से जोहान्सबर्ग में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी मंदिर में भीड़ पर नियंत्रण के लिए RFID ट्रैकिंग प्रणाली शुरू करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने यात्रा के लिए बुकिंग 100% ऑनलाइन माध्यम से करने के भी आदेश दिए हैं ताकि भीड़ और पंक्तियों की कारगर व्यवस्था की जा सके। श्री सिन्हा ने माता वैष्णो देवी मंदिर बोर्ड की विशेष बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। उपराज्यपाल मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने मंदिर परिसर में सोमवार को हुई भगदड़ के कारणों और उसके बाद तत्काल किए जाने वाले विभिन्न उपायों की समीक्षा की। नागर विमानन मंत्रालय ने जन प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय हवाई खेल नीति का मसौदा जारी किया है। ये मसौदा नीति मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस नीति में एरोबेटिक, बैलूनिंग, ड्रोन्स, ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग, ड्राइविंग और विंटेज एयरक्राफ्ट जैसे खेल शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 2030 तक भारत को शीर्ष हवाई खेल देशों में से एक बनाने का लक्ष्य है। आकाशवाणी का विशेष
विदेश सेवा प्रभाग आज से पड़ोसी देशों की 6 भाषाओं में अपने प्रसारण का विस्तार कर रहा है। ये भाषाएं हैं दरी, पश्तो, बलूची, चीनी, मंदारिन, नेपाली और तिब्बती। इन भाषाओं का प्रसारण समय अब 3 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष 2021 की प्रमुख झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। आज हम स्वच्छ और हरित ऊर्जा के लिए भारत के प्रयासों पर चर्चा करेंगे। पिछले वर्ष ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन की समस्या के हल के लिए 5 लक्ष्य पंचामृत की परिकल्पना की थी। 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि पिछले 7 वर्षों में विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने अक्षय ऊर्जा में सबसे तेज गति प्राप्त की है। भारत ने अपने स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 40% गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से 2030 के लक्ष्य से काफी पहले हासिल कर लिया है। देश ने यह लक्ष्य नवंबर 2021 में ही हासिल कर लिया। अब देश की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता पिछले साल 30 नवंबर तक 150 गीगावाट से अधिक है, जबकि परमाणु ऊर्जा आधारित बिजली क्षमता 6.78 गीगावाट है। यह कुल गैर जीवाश्म आधारित स्थापित ऊर्जा क्षमता को 157 गीगावाट से अधिक तक लाता है, जो लगभग 392 गीगावाट की कुल स्थापित बिजली क्षमता का 40% से अधिक है। हाल ही में संपन्न COP26 में प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप सरकार वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। आज के एपिसोड में हम स्मरण कर रहे हैं आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के छोटे से गांव नाईगांव में हुआ था। वे जीवन भर भारत में महिलाओं के अधिकारों की मशाल प्रज्वलित करने में अग्रणी रहे। उन्हें प्रायः भारतीय महिलावाद की जननी कहा जाता है। वकील, डॉक्टर, जालिम, मिनिस्टर, में ही सावित्रीबाई में
गजब की जिज्ञासा और महत्वाकांक्षा थी। 9 वर्ष की उम्र में ही 1840 में उनका विवाह ज्योतिराव फूले से कर दिया गया। सावित्रीबाई के सीखने के उत्साह से प्रभावित होकर ज्योतिराव ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। सावित्रीबाई ने शिक्षक का प्रशिक्षण लिया। वे 1847 में प्रशिक्षित शिक्षिका बन गईं। देश में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध ज्योतिराव के साथ सावित्रीबाई ने 1848 में पुणे में बालिकाओं के लिए विद्यालय खोला। वो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनी। पहली शिक्षिका सावित्रीबाई ज्ञान मंदिर आई। देश में विधवाओं की दुर्दशा से सहानुभूति रखते हुए सावित्रीबाई ने 1864 में बेसहारा महिलाओं के लिए आश्रय स्थल भी बनाया। सावित्रीबाई ने सत्य शोधक समाज को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। 1873 में सावित्रीबाई ने सत्य शोधक विवाह कराने आरंभ किए, जहां विवाह करने वाले जोड़े शिक्षा और समानता की शपथ लेते थे। 1890 में ज्योतिराव फूले का निधन हो गया। सभी सामाजिक मान्यताओं को दरकिनार करते हुए सावित्रीबाई ने उनकी चिता को अग्नि दी। उन्होंने ज्योतिराव की विरासत को आगे बढ़ाया और सत्य शोधक समाज की भी जिम्मेदारी संभाली। जब 1890 के दशक में महाराष्ट्र में खतरनाक प्लेग फैला, तो सावित्रीबाई ने पुणे में प्लेग पीड़ितों के लिए क्लिनिक खोला। 10 वर्ष के प्लेग रोगी को स्वयं क्लिनिक ले जाते समय सावित्रीबाई को भी प्लेग ने जकड़ लिया। 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। गंध दरवळे गंधित झाली फुले, गोड गुणाची थोर मनाची माता सावित्री फुले। सावित्रीबाई का जीवन और कार्य समाज सुधार और भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण के प्रमाण हैं। वे आज के दौर में भी अनेक महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। महान भारतीय समाज सुधारक को शत शत नमन। हम स्वाधीनता सेनानी वीरा पांड्या कट्टा बोम्मन को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 3 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में हुआ था। वीरा पांड्या के पिता जगवीरा कट्टा बोम्मन पल्याकरार यानी गवर्नर थे, जिनकी नियुक्ति नायका साम्राज्य ने की थी। जब वीरा पांड्या 30 वर्ष के हुए तो उन्होंने 47वें पल्याकरार का पद संभाला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी पल्याकरारों से कर एकत्र करने के अधिकार आरकोट क्षेत्र के नवाब से प्राप्त कर लिए। वीरा पांड्या को छोड़कर अन्य सभी पलाय करार कंपनी का आदेश मानने लगे। फलस्वरूप ब्रिटिश सेना ने 1799 में वीरा पांड्या पर हमला कर दिया। वीरा पांड्या को अपने खबरी के जरिए हमले की खबर मिल गई और वे पहले ही इसके लिए तैयार थे। वीरा पांड्या को बिना शर्त समर्पण के लिए कहा गया तो वे दहाड़ उठे। हम इस माटी के सपूत हैं। हम प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान से जीते हैं। हम अपनी मातृभूमि की प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए प्राण न्यौछावर कर देंगे। हम विदेशियों के आगे नहीं झुकेंगे। हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। वीरा पांड्या और उनके साथियों ने बहादुरी से ब्रिटिश सेना से मोर्चा लिया। बाद में नजदीकी पुद्दुकोट्टई के राजा की सहायता से अंग्रेजों ने 1799 में वीरा पांड्या को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें सबके सामने फांसी की सजा सुनाई गई। वीरा पांड्या कट्टा बोम्मन 16 अक्टूबर 1799 को शहीद हुए। इस महान स्वाधीनता सेनानी को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है
अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला में भारतीय टीम सेंचुरियन में जीत दर्ज कर 1-0 से आगे है। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में कोहरा छाया रहने का अनुमान है। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में बादल छाये रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में बादल छाये रहने के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा और गैंगटॉक में बादल छाये रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अलका बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, किशोरों का कोविड टीकाकरण अखबारों की बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, बच्चों को आज से सुरक्षा कवच, देश में तीसरी लहर से मुकाबले की तैयारी। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, टीके की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ट्रायल में शामिल किशोरों के परिजन बोले, टीका पूरी तरह सुरक्षित। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट के दूसरे नंबर की कमान संभालने वाली स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या है, जिन्होंने मलेशिया के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। युवाओं से खेल को करियर के रूप में अपनाने का आह्वान किया। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए आज से कोविड टीकाकरण शुरू। पश्चिम बंगाल सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नए प्रतिबंध लागू किए। सभी शैक्षणिक संस्थान बंद। उच्चतम न्यायालय में आज से 2 सप्ताह के लिए केवल वर्चुअल माध्यम से सुनवाई होगी। केंद्र ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय की अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए सालाना यथावत रखने का निर्णय किया। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी में हुई भगदड़ के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भीड़ पर नियंत्रण के लिए RFID प्रणाली लागू करने के आदेश दिए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।